हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। यहाँ तो बच्चों हमारी 11वीं क्लास में सेकंड बुक चल रही है भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें हमारा पहला पार्ट है भारत की स्थिति, जिसमें हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया था कल। और आज हम बात करेंगे भारत के आकार की। तो देखिए बच्चों, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। कहने का मतलब हमारे भारत के आकार में विभिन्न प्रकार की भौतिक विविधताएं पाई जाती हैं। इसके उत्तर में भारत के उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं भारत में। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, वनों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में। जबकि मरुस्थली में रेत की विस्तृत फैलाव है, जो कि पश्चिम में है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। तो इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है, भूतकाल से ही। यानी हिमालय एक भौतिक अवरोधक के रूप में, बाधा के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रे। बच्चों, पहाड़ी दर्रे किसे कहते हैं? पहाड़ी दर्रे उन्हें कहते हैं जो पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं। पहाड़ी दर्रे किसे कहते हैं? जो पहाड़ी के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं नीचे की साइड में, उनको कहते हैं पहाड़ी दर्रे। उनको छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था हिमालय को। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। जो हिमालय पर्वत है, उसने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय, जिस जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसकी क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए, जितने भी फिजिकल मानचित्र हैं उनका हवाला देते हुए, अब आप उन भौतिक विविधताओं, जितनी भी विविधताएं पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान अलग अलग पाए जाते हैं, उन विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, उत्तर में कश्मीर, कन्याकुमारी दक्षिण में, और राजस्थान में जैसलमेर से लेकर मणिपुर पूर्व में है, इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। यानी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है हमारे भारत में, चाहे धरातलीय भिन्नता, चाहे भौगोलिक भिन्नता, चाहे आप जलवायु संबंधी विभिन्नताएं देखिए, चाहे सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, राजनीतिक भिन्नता। ये विविधताएं पाई जाती हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो भारत का दक्षिण वाला भाग है वो हिंद महासागर की तरफ त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत, यानी द्वीप समूह कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उन द्वीपों सहित इसकी तटरेखा की लंबाई है 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये एक बॉक्स में दे रखा है, क्या आपको याद है? देखिए, स्कूल भवन गलत है। ये भवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। मानचित्र रूपी जो शिक्षा है वो स्कूल में प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भवन NRSC इसरो की एक पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को
देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है बच्चों, भुवन ऐप, और उसमें हम बहुत सारे मैपों को देख सकते हैं, भारत के विभिन्न मानचित्रों को। इसके बाद में बच्चों आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, दक्षिण मध्य भाग में, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति, ये प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी समुद्र वाली स्थिति है, उसकी वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देश क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, विदेशों से जुड़ा हुआ है, समुद्री मार्ग के द्वारा और वायु मार्गों द्वारा। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची हम बना सकते हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के निकटतम पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। खाड़ी तथा जल संधि में क्या अंतर है? देखिए बच्चों, खाड़ी का मतलब होता है जो तीनों ओर से घिरा होता है, स्थल भाग से, तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा रहता है और एक भाग से पानी रहता है, तो वो खाड़ी कहलाता है, स्थल की तरफ कटा हुआ भाग। और जल संधि का मतलब होता है जल को मिलाने वाली, जल जहाँ पर मिलता है, 2 क्षेत्रों का जल आपस में मिलता है, वो जल संधि कहलाती है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? हम देख सकते हैं पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में काफ़ी बाधकता होती है, क्योंकि पहाड़, पर्वत, मैदान, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके आधार पर यात्रा में व्यवधान रहता है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये पार्ट हमारा पहला ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, देखिए। तो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? संपूर्ण भूमि पूछ रहा है ये। तो देखिए बच्चों, संपूर्ण भूमि आएगी कि 8 डिग्री 4 मिनट तो कन्याकुमारी से है, लेकिन अंडमान निकोबार का कुछ भाग निकला हुआ होता है, इसलिए इसका भारत का संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो बच्चों ये आएगा बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इनमें फ्रांस, ईरान, मिस्र ये तो छोटे हैं, बड़ा है चीन इसका सही आंसर। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? वो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो देखिए बच्चों, इनमें से हम सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे, कि सिंधु नदी सीधे जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए। क्या आप भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भारत की लंबी तटरेखा का क्या प्रभाव है? ये कुछ क्वेश्चन है। भारत का देशांतरीय फैलाव उसके लिए किस प्रकार लाभदायक है? जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा, नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय क्यों दर्शाती हैं? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हमने करा दिया है, नोट्सों में हम बता देंगे। तो बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के लिए धन्यवाद।